हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 46। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए ये रहा टेलीग्राम चैनल का आईडी। आप इस आईडी के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर यहाँ पर ये क्यूआर कोड है, आप इस क्यूआर कोड की मदद से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दी गई, यहाँ पर द्विव लिख लेना, दी गई द्विव विस्थापन अभिक्रिया में उत्पादों x और y की पहचान कीजिए। इस अभिक्रिया को पूरा करना है, ये अपने आप में एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। बताना है कि x और y क्या है। क्योंकि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है तो यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान होगा। यहाँ पर जो हमारे पास एनायन है लेड नाइट्रेट में वो है NO3 माइनस, और जो कैटायन है वो है Pb+2। ये है पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ पर जो एनायन है वो है I माइनस और जो कैटायन है वो है K+। आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा, यानी इसका जो कैटायन है वो इसके एनायन के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा PbI2 प्लस जो इसका एनायन है वो इसके कैटायन के साथ चला जाएगा, तो बन जाएगा KNO3। तो पोटेशियम नाइट्रेट का जो है एक्वस सॉल्यूशन बनता है और लेड आयोडाइड का सॉलिड बनता है, यानी कि ये अवक्षेप है। तो ऑप्शन हमारा सी जो है यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। पोटेशियम नाइट्रेट का यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन है और लेड आयोडाइड का यहाँ पर अवक्षेप है। ये जो ए विकल्प है ये तो देखते ही काट दो आप, क्योंकि हाइड्रोजन जो है कहीं पर भी नहीं है अभिक्रिया में, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ से आ गया, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ देखो क्लोरीन है, देखते ही काट दो। क्लोरीन तो कहीं पर भी अभिक्रिया में नहीं है, तो क्लोरीन कहीं से भी नहीं आना चाहिए। तो ऐसे आप विकल्पों को पहले छांट भी सकते थे। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O, इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसी में जल मिलाएंगे तो जिप्सम बनता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। यहाँ जो ऑप्शन सी है इसमें लिखा हुआ है इसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट हम लोग जिप्सम को बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को नहीं बोलते हैं। तो ऑप्शन सी जो है ये गलत है। बाकी सारे जो ऑप्शन ए, बी और डी है ये बिल्कुल सही है। वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये सारे जो उपयोग हैं जो दिए हुए हैं ऑप्शन ए में, बी में और डी में, तो इन सारे उपयोगों को एक बार पढ़ लीजिएगा। इनमें से कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है। आधुनिक आवर्त नियम, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो आधारित है एटॉमिक नंबर पर, एटॉमिक नंबर पर। और जो आधुनिक आवर्त नियम है वो ये कहता है कि तत्वों के जो भौतिक एवं रासायनिक गुण हैं वो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, तत्वों के जो गुण हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो मेंडलीव साहब थे, मेंडलीव साहब जो थे उन्होंने अपना जो पीरियोडिक टेबल दिया था वो एटॉमिक मास पे आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। तो उन्होंने कहा था कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। तो ये जो है ये मेंडलीव के अकॉर्डिंग जो है ये नियम था, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके लिए ये नियम है। विद्युत ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ट्रांसफार्मर होता है वो काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं EMI। तो जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर है, ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज है माइकल फैराडे ने की थी। इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है। अजैविक घटक यानी कि एबायोटिक। एबायोटिक कंपोनेंट यानी कि जो निर्जीव है, जैसे कि लाइट है, मिट्टी है, वाटर है, मॉइस्चर है, ये सारे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मृदा, मिट्टी। बाकी ये सारे जो है आपके बायोटिक है। बायोटिक का सीधा सा मतलब लिविंग, सजीव, बायोटिक कंपोनेंट्स। जो भी सजीव है वो बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगे। डैश एक उपर्युक्त दर्पण होता है जिसे एक बिंदु पर सूर्य का प्रकाश केंद्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सूर्य का प्रकाश जो है एक बिंदु पर केंद्रित करना है। देखिए, सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है वो समानांतर होती है, वो पैरेलल होती है। और पैरेलल प्रकाश की किरण जब आपतित होती है तो उसे एक पॉइंट पर केंद्रित कर देता है। कौन करता है, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण करता है।
अवतल दर्पण कर सकता है और उत्तल लेंस कर सकता है। तो यहाँ पर केवल दर्पण की बात की गई है, तो अवतल दर्पण हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपने याद किया हुआ है ना कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पर जाकर के मिलती है। तो सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती है वो मुख्य अक्ष के समानांतर ही होती है और अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जो है वो फोकस पर आकर के केंद्रित हो जाती है। अगर उत्तल लेंस हुआ तो अपवर्तन के बाद जाकर के लेंस के पीछे जाकर के केंद्रित वो प्रकाश की किरणें हो जाएंगी फोकस पर। तो अगर दर्पण की बात करें तो कॉनकेव, मिरर या फिर कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों जो है सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को एक पॉइंट पर केंद्रित कर सकते हैं। यदि एक टोस्टर को 220 वोल्ट एसी के बजाय 440 वोल्ट एसी से जोड़ा जाए तो प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली ऊष्मा पहले उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की डैश होगी। तो यहाँ पर ऊष्मा की बात की गई है, तो हमारे पास फॉर्मूला जो है H में, V में, R में और T में। ये कौन सा फॉर्मूला है? देखो टोस्टर है तो इसके पास प्रतिरोध तो कुछ ना कुछ होगा ही, और हमने टोस्टर को चेंज नहीं किया है, हमने चेंज किया है बस इस वोल्टेज को। तो H इज इक्वल टू V² डिवाइडेड बाई R इंटू में T, ये फॉर्मूला होता है। हमें प्रति सेकंड ही चेक करना है, तो टाइम का लोचा नहीं है, टोस्टर वही है तो प्रतिरोध भी वही है। तो यहाँ पर H जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V² के। यहाँ से हम लिख सकते हैं H1 बाई H2 इज इक्वल टू V1 बाई V2 का ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा। मान लीजिए पहले जो H1 था वो H था और हमें H2 चाहिए। V1 जो है पहले 220 था, तो 220 और गुने में 220 डिवाइडेड बाई, बाद में 440 हो गया तो 440 गुने में 440। तो ये तो पूरा जो है 220 से ये 440 2 टाइम्स में, 220 से ये 440 2 टाइम्स में, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो H2 जो है हमारा वो 4H हो जाएगा। तो 4 गुनी हमारा आंसर। दो पारदर्शी माध्यमों को अलग करने वाला इंटरफेस, ये इंटरफेस है जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है, माध्यम A और माध्यम B। इस पर क्या है कि इस इंटरफेस पर एक प्रकाश किरण का मार्ग चित्र में दर्शाया गया है। माध्यम A के सापेक्ष माध्यम B का अपवर्तनांक को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? माध्यम A के सापेक्ष माध्यम B का अपवर्तनांक चाहिए, तो माध्यम B का अपवर्तनांक बट्टे माध्यम A का अपवर्तनांक, माध्यम B का अपवर्तनांक A के सापेक्ष। जो म्यू है इसे हम लोग n से भी दिखाते हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं NB डिवाइडेड बाई NA। अब इसके मान के बारे में बताना है कि 0 होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 के बराबर होगा, या फिर 0 1 के बीच में होगा। ये हमारा अभिलंब है, नॉर्मल है। तो जब प्रकाश किरण जो है माध्यम A से माध्यम B में आ रही है तो देखो अभिलंब की ओर झुक रही है, अभिलंब की ओर झुक रही है ना। अगर नहीं झुकती तो प्रकाश किरण ऐसे निकल जाती, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक गई है। ये जो एंगल है ये बड़ा है, ये जो एंगल है ये छोटा है। आपतन कोण जो है ये बड़ा है और अपवर्तन कोण जो है ये छोटा है। इसका मतलब अभिलंब की ओर झुक गई है माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद। जो माध्यम B है हमारा वो सघन माध्यम है और जो माध्यम A है वो विरल माध्यम है, क्योंकि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तभी प्रकाश की किरण जो है अभिलंब की ओर झुकती है। तो जो सघन माध्यम है वो तो माध्यम B है, तो सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो ज़्यादा होता है विरल माध्यम की तुलना में। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर वाला मान है, अंश जो है वो बड़ा है, जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है मान में, और जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है। तो ये जो रेशियो है ये 1 से हमें बड़ा मिलेगा। ठीक है, ये जो रेशियो है 1 से बड़ा होगा। इसी NB/N को सिंपली N से यहाँ पर दिखलाया गया है। ये जो रेशियो है ये 1 से बड़ा है, तो जो हमारा सही आंसर है वो B है। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा दुर्बल असंक्षारक क्षारकीय लवण निर्मित होता है? अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके साथ में सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है यानी कि जल भी है। ये सब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? देखिए सोडियम क्लोराइड है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, बनेगा यहाँ पर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमारा आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा में जब टार्टरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? बेकिंग पाउडर, तब बनता है बेकिंग पाउडर।
बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड, ये TA है, टार्टरिक एसिड की अभिक्रिया से बेकिंग पाउडर बनता है। ये जो बेकिंग सोडा है इसको आप गर्म करो तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। इसमें फिर क्या करो, जल के 10 अणु जोड़ दो, 10H2O, तो धावन सोडा बनेगा। ये धावन सोडा है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3। और ब्लीचिंग पाउडर तो ये बिल्कुल अलग ही है, CaOCl2। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। इनमें से किस आयनिक यौगिक का क्वथनांक सर्वाधिक है? इनमें से किस आयनिक यौगिक का, ये सारे के सारे जो है आयनिक यौगिक हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच। और क्लास 10th में इन चारों ही यौगिकों के क्वथनांक के बारे में दिया हुआ है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके एग्जाम में सवाल यहाँ से पूछे जाने के चांसेस जो है हाई है। ये ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट का, तो सबसे ज़्यादा जो है कैल्शियम क्लोराइड का है। संयोजन अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक उत्पाद बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट। तो दो या दो से अधिक अभिकारकों से एकल उत्पाद बनता है, ये हमारा आंसर। एक द्विक में दो लेंस होते हैं, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। एक उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस के लिए जो फोकस दूरी है वो धनात्मक, तो प्लस 20 सेंटीमीटर। और 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस, यहाँ F1 में मान लो, यहाँ F2, तो ये नेगेटिव होगा। 50 सेंटीमीटर का उपयोग करके एक ऐसे ही द्विक बनाया गया है। इस द्विक की प्रभावी फोकस दूरी और क्षमता क्रमशः डैश और डैश होंगी। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों को कंबाइन करके एक लेंस बनाया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि जो कंबाइन करके लेंस बनाया गया है उसकी फोकस दूरी क्या है और उसकी क्षमता कितनी है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के ऊपर ये सवाल है। यहाँ से जो हमारा पावर होगा वो 100/F, तो ये +5 हो जाएगा, +5 डायोप्टर। और ये P2 हो जाएगा हमारा 100/-50, तो ये हो जाएगा -2 डायोप्टर। कंबाइन करने के बाद जो लेंस का नेट पावर आएगा वो P1 + P2 हो जाएगा। P1 का जो मान है वो 5 डायोप्टर है, P2 का जो मान है 2 डायोप्टर है, तो यहाँ पर 3 डायोप्टर हो जाएगा। तो 7 डायोप्टर वाला कट गया, यहाँ से 5 डायोप्टर वाला कट गया, 2 डायोप्टर वाला कट गया, तो B हमारा आंसर हो जाएगा। जो दूसरा हमसे फोकस दूरी के बारे में बात की गई है, पूछा गया यहाँ पर, उसको निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। ऑप्शन डिलीट करके ही हमारा काम हो गया। अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। पावर = 1/F होता है, बराबर 100/F होता है। अगर हम सेंटीमीटर में लिखें तो हमें सेंटीमीटर में F चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं F इन सेंटीमीटर 100/P। तो 100/3, यहाँ से क्या हो जाएगा 33.33 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण उत्पन्न परिणाम नहीं है? जीवाश्म ईंधन के जलने से, जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सारे जो है, इनके जलने से नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण होता है। और इन्हीं ऑक्साइड के निर्माण के कारण अम्लीय वर्षा भी होती है। और स्मोक का बनना, ये भी जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण होता है। जो ओजोन परत के स्तरों में जो गिरावट है, ये जीवाश्म ईंधन के जलने का परिणाम नहीं है, हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो इसके लिए जिम्मेवार है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। घरेलू प्रयोजनों हेतु AC आपूर्ति की आवृत्ति डैश होती है। हमारे घरों में जो AC सप्लाई किया जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो भारत के अंदर जो AC सप्लाई किया जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। AC का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब जो अपनी डायरेक्शन को पीरियोडिकली चेंज करती रहे। तो 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में जो ये करंट है ये 50 साइकिल पूरा करती है। 50 साइकिल। ग्राफ पर मैं आपको बताऊं तो कुछ इस प्रकार से, ये 1 साइकिल है,
ऐसा ऐसा जो है 50 साइकिल जो है ये करंट बनाती है 1 सेकंड में। और इस 1 साइकिल में देखो 2 बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, 2 बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं 1 सेकंड में जो है 100 बार डायरेक्शन चेंज होती है। तो हमारे घरों में जो एसी आ रही है ना, वो एसी 1 सेकंड में अपने डायरेक्शन को 100 बार चेंज करती है, 100 बार बदलती है 1 सेकंड में। जब किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन डैश होगा। अवतल लेंस की बात की है यहाँ पर, तो F जो है हमारा ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है वस्तु को, तो जो U है हमारा वो ऑलवेज नेगेटिव, तो -60 सेंटीमीटर। आवर्धन पूछा है, तो देखो आवर्धन, ठीक है, ये जो आवर्धन है F है और U है, इनके बीच में रिलेशन है M = F/F + U। एक तो तरीका ये है कि आप लेंस सूत्र लगाओ, वहाँ से पहले V निकालो और तब जाकर के लिखो M = V/U। और एक डायरेक्ट ये फॉर्मूला है जो उन्हीं 2 फॉर्मूले को कंबाइन करके आया है, तो आप डायरेक्ट इसको याद रखो। तो जब आप इस फॉर्मूले पर मान को रखेंगे ना, तो आपका आंसर आएगा +0.33। डी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पादपों में तापन नियमन में मदद करता है, यानी जो प्लांट है उनके टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है, तो यह है वाष्पोत्सर्जन। ए हमारा आंसर वाष्पोत्सर्जन। जो छोटे छोटे पादप होते हैं, बहुत कम हाइट के जो पादप होते हैं, उनमें जो पानी ऊपर चढ़ता है वो मूल दाब के कारण चढ़ता है, रूट प्रेशर के कारण चढ़ता है। छोटे छोटे जो पादप होते हैं उनमें पानी जो ऊपर की ओर चढ़ता है वो रूट प्रेशर के कारण चढ़ता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र बताएं। ये जो सामान्य सूत्र है CnH2n, ये एल्केन का है। ये जो N है ये नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। ये एल्केन का है, ये एल्कीन का है और ये है एल्काइन का। एल्काइन का है ये, तो हमसे एल्कीन का पूछा है, तो आंसर हमारा ए। तत्वों को उनके डैश के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। तत्वों को उनके अलग अलग भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। बी हमारा आंसर। निम्नलिखित अभिक्रिया के प्रकार की पहचान कीजिए। यहाँ पर देखो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है, जलीय विलयन है। सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन है। यहाँ पर ये Na+ कैटायन है, Cl- एनायन है। यहाँ पर Ag+ जो है कैटायन है, NO3- एनायन है। यहाँ पर देखो बना है सोडियम नाइट्रेट का जलीय विलयन और उसमें यह है ठोस AgCl सिल्वर क्लोराइड, यानी कि ये अवक्षेप है, तो ये अपने आप में अवक्षेपन अभिक्रिया है और साथ में ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ए हमारा आंसर। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किसी विद्युत मोटर में कुंडली की भुजाओं से प्रवाहित होने वाली धाराओं की दिशा एक दूसरे के डैश होंगी। देखिए विद्युत मोटर में जो आर्मेचर होता है वो घूमता है, या फिर बोल दो कि जो कॉइल जो होता है वो घूमता है, जो कुंडली होती है वो घूमती है बेसिकली। और घूमने के लिए क्या चाहिए? बल चाहिए। घूमने के लिए बल चाहिए, और बल में भी क्या चाहिए? जैसे ये जो भुजा है, इस वाले भुजा पर बल अगर ऊपर की ओर लगे तो इस वाले भुजा पर बल जो है नीचे की ओर लगनी चाहिए। और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो तो समान है, ऐसे है हमेशा के लिए, नॉर्थ से साउथ की ओर। लेकिन एक भुजा पर बल ऊपर की ओर चाहिए, दूसरे भुजा पर बल नीचे की ओर चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि जो धारा का जो प्रवाह है दोनों भुजाओं में वो विपरीत दिशा में हो। तो देखो यहाँ पर दिखलाया गया है, इस वाले में इस डायरेक्शन में है, तो इस वाले में इस डायरेक्शन में नीचे की ओर है, इसमें ऊपर की ओर है। तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है लगा करके यहाँ पर निकाल सकते हो कि ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये धारा की दिशा है, तो आप बल निकालो तो देखना बल ऊपर की ओर आएगा, इस वाले में नीचे की ओर आएगा। तो जो भुजाएं होती है उनमें जो धारा है विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होती है। और ये जो है स्प्लिट रिंग है, विभक्त वलय हम इसे बोलते हैं। जब ये जो कॉइल है ये आधा घूम जाएगा, है ना, जब ये आधा घूम जाएगा उसके बाद जो करंट है दोनों भुजाओं में वो चेंज हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बेसिकली मान नहीं, डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये जो स्प्लिट रिंग है, विभक्त वलय है, इसका काम होता है धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देना। तो इससे हम लोग दिक् परिवर्तक बोलते हैं, कम्यूटेटर बोलते हैं।
हर आधे रोटेशन के बाद जो है धारा के प्रवाह की जो दिशा है, ये जो स्प्लिट रिंग है ये बदल देता है। ये जो भुजा है BC, इस पर कोई भी बल नहीं लगता है, इस पर कोई भी बल नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी ये है और धारा की दिशा भी ये है, तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो समान है, तो इस पर कोई भी बल नहीं लगता है। लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मंडल के सफल होने का एक कारण इनमें से क्या था? कई कारण थे, जिनमें एक कारण था उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की। मैथमेटिशियन तो थे ही वो, तो उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की थी। ये जो है हमारा सही आंसर है, बाकी सारे रॉन्ग है। निम्नांकित चित्र में दिखाए मानव वृक्क को दर्शाया गया है। मूत्रवाहिनी किस बिंदु पर वृक्क से बाहर निकलती है? मूत्रवाहिनी जो है मूत्र को लेकर के किडनी से बाहर आती है, इनमें से किस बिंदु से? तो ये हमारा बहुत ही आसान सवाल है, 2 हमारा आंसर हो जाएगा, बिंदु 2, यानी कि ए हमारा ऑप्शन सही है। आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हो, यही किडनी जो है आपको दिखलाई गई है और ये है मूत्रवाहिनी, ये हमारा 2 नंबर है। तो जो मानव उत्सर्जन तंत्र है उसमें 2 किडनियाँ होती है, 2 मूत्रवाहिनी होती है, एक मूत्राशय होता है और एक ये मूत्र मार्ग होता है। मूत्र मार्ग से वीर्य भी बाहर आता है पुरुषों में और मूत्र भी बाहर आता है। गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है? एक गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या हो सकता है? ये जो डॉक्टर्स होंगे वही बताएंगे कि उनके लिए क्या बेटर हो सकता है। उनके बॉडी के फिजियोलॉजी को देखने के बाद ही वो बताएंगे कि इनके लिए कौन सा जो आहार है वो सर्वोत्तम होगा। तो आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष आहार, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित परिपथ का प्रतिरोध ओम में कितना होगा? एक 5 ओम का है, दूसरा 3 ओम का है, तीसरा 2 ओम का है। सारे के सारे जो है श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, सारे के सारे जो है श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो सिंपली जोड़ दो, 5 3 8 और 2 10 ओम आंसर। डैश अत्यधिक उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को रोककर, अत्यधिक उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को रोककर परिपथों और उपकरणों की सुरक्षा करता है। तो एक सुरक्षा डिवाइस है, ये कौन है? फ्यूज। तो ये हमारा सेट नंबर 46 यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।